हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो है। केमिस्ट्री में आपका चैप्टर 3 चल रहा था, आपका वैद्युत रसायन, उस चैप्टर की ये तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में आज हम आपका टॉपिक कवर कराएंगे, आपका डैनियल सेल। डैनियल सेल होता क्या है, इसकी संरचना क्या होती है, इसको किस तरीके से बनाते हैं, और ये प्रैक्टिकल में आ जाता है तो किस तरीके से इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, पेपर में आता है तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, इसकी संरचना, क्रियाविधि, ठीक है, इसके उपयोग वगैरह सब कुछ समझेंगे। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जो नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। ठीक है, शेयर तो वैसा कोई करता नहीं है, पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप हमारे चैनल के माध्यम से आप पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की कोचिंग इंटर और 11वीं और 12वीं की करोगे, और उसके साथ में आगे यानी बीएससी की भी आपको हम फिजिक्स और मैथ की कोचिंग कराते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, नोट्स वगैरह सब कुछ फ्री प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हम इसको स्टार्ट करते हैं, पहले डैनियल सेल को समझते हैं। ठीक है, डैनियल सेल को समझने के लिए सबसे पहले ये डैनियल सेल होता क्या है, इसके लिए थोड़ा सा हम पीछे चलें कि ये किसका पार्ट है। तो हम उसके लिए इससे पहली वाली वीडियो में हमने बताया था कि जो वैद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं, ठीक है, वैद्युत रासायनिक सेल कौन से होते हैं? वैद्युत रासायनिक सेल वे सेल होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ये हमने पहली वाली वीडियो में बताया था। तो वैद्युत रासायनिक सेल कौन से? जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, इनको हम वैद्युत रासायनिक सेल को हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल के नाम से भी जानते हैं। ये क्यों इनके नाम रखे गए, तो उससे पहली वाली वीडियो में हम सब कुछ विस्तार से बताया था। तो इसके यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल, ठीक है, या वोल्टेज सेल का एक बहुत ही प्रचलित उदाहरण है डैनियल सेल। तो डैनियल सेल क्या है कि ये गैल्वेनिक सेल का एक उदाहरण है। अब इसीलिए हम डैनियल सेल पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये डैनियल सेल कहां से आया? डैनियल सेल एक किसका उदाहरण है? रासायनिक सेल का ही। ठीक है, तो कभी आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि आप कोई भी एक गैल्वेनिक सेल का सचित्र वर्णन करो, तो भी आपको यही कर देना है। आपसे कहे कि एक वोल्टेज सेल का वर्णन करो, तो भी यही कर देना है। और यदि आपसे कहे कि एक वैद्युत रासायनिक सेल का वर्णन करो, तो आप तो भी यही कर देना। ठीक है, तो मतलब कोई भी दिक्कत मत लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इसको बनाने के लिए आपको जो भी आवश्यक सामग्री चाहिए, यानी प्रैक्टिकल आप कर रहे हो या लैब में गए हो, या प्रैक्टिकल का एग्जामिनर आपसे कहे कि भाई आपको एक डैनियल सेल बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप कहोगे सर हमारे लिए यदि डैनियल सेल बनाएंगे तो हमें ये चीज की आवश्यकता पड़ेगी। क्या क्या चीज? कि हमें सबसे पहले एक जेडन की छड़ चाहिए, जेडन यानी कि एक जिंक की छड़ चाहिए, और एक उसी छड़ का यानी उसके लवणों का विलयन यानी कि Zn-SO4 का विलयन चाहिए। ठीक है, अब ये Cu की छड़ चाहिए, दूसरे नंबर पे एक Cu की छड़ चाहिए, और एक कॉपर सल्फेट का विलयन चाहिए, यानी कॉपर की छड़ और कॉपर सल्फेट का विलयन चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें दो छड़ दो विलयन है, इसीलिए हमें क्या चाहिए? दो बीकर चाहिए अलग अलग। ठीक है, कांच के बीकर चाहिए दो। ठीक है, एक लवण सेतु चाहिए। लवण सेतु के बारे में अभी जैसे ये टॉपिक खत्म होगा उसके बारे में डबल लवण सेतु के बारे में बताऊंगा, मैं टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अभी सब कुछ पता चल जाएगा। एक विभव मापी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें चाहिए। इन सारी चीजों का उपयोग करके आप क्या बना सकते हो? डैनियल सेल बना सकते हो। ठीक है, अब हम बहुत ही प्यार से इनको बनाने की जो प्रक्रिया है, इसकी जो संरचना किस तरीके से बनाते हैं वो समझते हैं। देखिएगा, आपसे ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, पहले यहीं से क्वेश्चन वाइवा में पूछ सकता है, प्रैक्टिकल में एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई ये जो विलयन लेते हैं वो विलयन की कितनी मात्रा लेते हैं, तो आप कहोगे सर 1 मोलर। कितना? 1 मोलर विलयन लेते हैं, 1 एम का मतलब 1 मोलर। ठीक है, अभी इसको समझते हैं। देखिएगा, हमारे पास सबसे पहले क्या लेते हैं? 2 बीकर लेते हैं। ठीक है, और दोनों बीकरों में हम क्या करते हैं कि पहले एक बीकर में हम Zn की छड़ रखते हैं, और रखकर उसमें Zn-SO4 का विलयन भर देते हैं। क्या भर देते हैं इसमें हमने क्या कर दिया? ये Zn-SO4 का विलयन भर दिया। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये इस तरीके से हमने इसमें विलयन भर दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया? दूसरे बीकर में Cu की छड़ लेकर उसमें CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, ये Zn-SO4, ये किसका विलयन है? ये है आपका Zn-SO4 का विलयन। ठीक है, क्लियर है बात? एक बार में समझ लेना, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे वैसे। ठीक है, इसमें हमने किसका विलयन भर दिया? इसमें हमने भर दिया आपका CuSO4 का विलयन। ठीक है, इसमें किसका विलयन भर दिया? CuSO4 का विलयन भर दिया, CuSO4 विलयन। ठीक है, विलयन। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसमें 1 मोलर की बात तो कही नहीं है, तो लो मैंने 1 एम लिख दिया। ठीक है, ये भी मैंने 1 एम लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है, थ्योरी में ये लिखना है कि इसमें यानी कि डैनियल सेल में 2 बीकर लेते हैं, जिनमें से एक बीकर में
Zn की छड़, जिंक की छड़ लेकर उसमें 1 मोलर यानी 1 एम ZnSO4 का विलयन भर देते हैं तथा दूसरे बीकर में Cu की छड़ लेकर यानी कॉपर की छड़ लेकर उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भर देते हैं तथा दोनों बीकरों को एक U आकार की नली, एक U आकार की नली यानी कि जिसे हम लवण सेतु कहते हैं, U आकार की नली से जोड़ देते हैं। देखो ये जोड़ दिया, ऐसे करके ये जोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपका जो है U आकार की जो नली है, ये आपकी सेतु माने क्या होता है, पुल। पुल क्या करता है, दो चीजों को, दो स्थानों को, नदी में पुल होता है, दो उसके किनारों को जोड़ता है, ठीक है। पुल का मतलब जोड़ने से, ठीक है। तो ये भी आपका दो विलयनों को जोड़ रहा है। इसका काम बताएंगे, इसका यूज बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। इसको लवण सेतु या सल्ट ब्रिज के नाम से भी हम जानते हैं। क्या कहते हैं, लवण यानी सल्ट और ये सेतु यानी कि ब्रिज, ठीक है। आपको समझ में आ गया सल्ट ब्रिज क्या है आपका, ये लवण सेतु को ही सल्ट ब्रिज कहते हैं, ठीक है। अब इसकी हम बात करें तो इसमें जो सल्ट ब्रिज जो होता है, इसमें यदि हम लवण सेतु की, मैं यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें बता दूं कि ये लवण जो सेतु जो होता है, इसमें क्या क्या चीज भरी रहती है, इसमें भी एक विलयन भरा रहता है। इसमें यानी कि KCl या KBr या NH4Cl, ठीक है, इस तरीके का, या KNO3, ठीक है। ये ऐसे आपका विलयन इसमें भरा रहता है, आदि का विलयन भरा रहता है। या हम इसमें क्या, अगर अगर जेल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये अगर अगर जेल, ठीक है, ये भरा रहता है। अगर अगर जेल यानी कि एगार जेल, ठीक है, एगार जेल। थोड़ा ये हम दिखा दे रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है अगर अगर जेल, इस टाइप का होता है अगर अगर जेल, ठीक है। आप टेंशन नहीं लेने का, एक मुलायम पदार्थ होता है ये, ठीक है। या तो उसमें लवण सेतु में KCl, KBr या NH4Cl या KNO3, इनमें से कोई एक विलयन भरा रहेगा, या उसमें अगर अगर जेल भरा रहता है, ठीक है। समझ में आ गया। या कभी कभी ये दोनों भरे रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लेने का है, तो समझ में आ गया। और इनके जो ये है, दोनों छड़ों को एक परपथ यानी कि एक विभव मापी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, एक विभव मापी से हम इसको जोड़ देते हैं। इनको हमने किससे जोड़ दिया, एक विभव मापी से जोड़ दिया। ये क्या है आपका, विभव मापी, विभव मापी से जोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्रियाविधि आपकी समाप्त हो गई, ठीक है। संरचना आपकी इसकी खत्म हो गई है। संरचना को एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। संरचना को एक बार और रिवाइज करते हैं, उसके बाद में सीधे फिर हम आपकी इसकी क्रियाविधि करेंगे। क्रियाविधि को 2 मिनट में समाप्त कर देंगे। देखिएगा इसकी रचना क्या है, यानी डेनियल सेल को बनाने की जो बनावट है, यानी कि इसकी संरचना क्या होती है। डेनियल सेल में 2 बीकर होते हैं, डेनियल सेल में 2 बीकर होते हैं, जिनमें से एक बीकर में Zn की छड़ लेकर उसमें 1 मोलर ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट का विलयन भर देते हैं तथा दूसरे बीकर में Cu की छड़ लेकर उसमें 1 मोलर CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट का विलयन भर देते हैं। दोनों विलयनों को एक U आकार की नली यानी कि लवण सेतु से जोड़ देते हैं, ठीक है। यही थ्योरी लिखनी है आपको। थ्योरी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पर जाकर डाउनलोड कर लेना, पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको किससे जोड़ देते हैं, एक U आकार की नली से जोड़ देते हैं, जिसे हम लवण सेतु कहते हैं। इस लवण सेतु में या तो KCl, KBr या NH4Cl या KNO3 का विलयन भरा रहता है, या इसमें अगर अगर जेल भरा रहता है, ठीक है। अगर अगर जेल का भी आपने फोटो देख ही लिया था, ठीक है। आगे की हम बात करते हैं। इन दोनों छड़ों को एक बाह्य परपथ से जोड़ देते हैं, एक तार द्वारा जोड़ देते हैं, जिनके बीच में एक विभव मापी लगा देते हैं, या इन दोनों छड़ों को एक विभव मापी के द्वारा जोड़ देते हैं। देखिएगा, दोनों छड़ों को हमने किससे जोड़ दिया, एक तार लगाया, तार से हमने क्या कर दिया, विभव मापी जोड़ दिया, जिससे हम विभवांतर मापेंगे, ठीक है। तो ये इसकी संरचना खत्म। अब आपके हम इसकी क्रियाविधि पर समझते हैं, क्रियाविधि इसकी क्या कहते हैं, ठीक है। देखिएगा, क्योंकि Zn जो होता है वो अधिक क्रियाशील तत्व है Cu के और इन कॉपर विलयन में, और इनमें जो ये देखिएगा 4 चीज दिखाई दे रही है आपको, ZnSO4, Cu, CuSO4। तो इन दोनों की हम बात करें तो इसमें Zn अधिक क्रियाशील होता है। Zn अधिक क्रियाशील होने के कारण इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और यह जो है आयन उत्पन्न कर देता है। क्या उत्पन्न करता है, ये जो Zn है ये आपका आयन उत्पन्न करता है। तो देखिएगा, इससे आपके आयन निकलेंगे, ठीक है। इससे क्या निकलेंगे, आयन निकलेंगे, यानी Zn2 पॉजिटिव आयन आपके निकलते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, तो इससे ये Zn2 पॉजिटिव आयन निकल गए। तो जैसे ये Zn2 पॉजिटिव आयन इसमें आ जाते हैं, तो इस पर जितना ही ये आयन आएंगे, यानी कि कोई भी
जिंक धातु है, इसमें से जितने भी पॉजिटिव आयन, 2 पॉजिटिव इधर आएंगे, 2 नेगेटिव ऊपर आ जाएंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बच जाएंगे। तो इस क्षण पर क्या बचते हैं? इलेक्ट्रॉन बचते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। जैसे ही इसका ऑक्सीकरण होता है तो इसमें से जितना भी पॉजिटिव इधर आएगा तो उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन बचते हैं। ठीक है, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से चलते हुए यानी तार के द्वारा ऊपर चलते हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर चलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए आपके कहां पर आ जाते हैं? ये इलेक्ट्रॉन इस छड़ में आ जाते हैं, कॉपर वाली छड़ में। ठीक है, जहां पर पहले से क्या चीज मौजूद है? इस विलयन में यहाँ पर आपके Cu पॉजिटिव यानी Cu2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव यानी कि ये जो आयन है पहले से ही मौजूद है। ठीक है, तो ये आयन क्या करेंगे? जैसे इस पर ये इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, और ये आयन यहाँ से निकलकर इस पर फिर बढ़ते हैं यानी कि इसी छड़ पर आ जाते हैं। यानी यहाँ पर पहले तो क्या आते हैं? यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलकर यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, और जो कि इस इलेक्ट्रॉनों के पास इस विलयन में से उपस्थित Cu2 पॉजिटिव आयन जाता है और यहाँ पर क्या बना लेता है? यानी कॉपर बना लेता है फिर से। ठीक है, तो यहाँ से जो टूटने की क्रिया यानी Zn का ऑक्सीकरण हुआ था। Zn का ऑक्सीकरण कैसे हुआ? कि Zn का जो ऑक्सीकरण है वो किसमें हो गया? Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितने भी इसमें पॉजिटिव बनेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से Zn2 पॉजिटिव इधर आ गया विलयन में, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो इलेक्ट्रॉन इस तार के द्वारा कहाँ पहुंच जाते हैं? यानी Cu की छड़ पर पहुंच जाते हैं। Cu की छड़ पर पहले से यहाँ पर इस विलयन में क्या चीज मौजूद होती है? कॉपर 2 पॉजिटिव यानी कि कॉपर आयन पहले से मौजूद होते हैं इस विलयन में। जो कॉपर आयन है और जो यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये आपस में क्रिया करके यानी कि इन दोनों में क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है, और ये जो Cu है किसमें? यानी Cu बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। यानी कि ये सॉलिड था, सॉलिड आयन में टूट गया, और ये जो आयन है इलेक्ट्रॉन से मिलकर फिर से क्या बन गए? ये आपका फिर से सॉलिड बन गया। क्या? ये कॉपर बन गया। यहाँ पे आपका ऑक्सीकरण हुआ है, यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण होता है, और यहाँ पे क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। ठीक है, जब ऑक्सीकरण हुआ है तो इसीलिए ये जो है आपका एनोड का कार्य करता है, और ये जो है आपका कैसा? कैथोड का कार्य करता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो इसमें कैसे आपको ऑक्सीकरण की कैसे पता चली? देखिएगा यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या Zn की 0 है, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या +2 है। ठीक है, जितना पॉजिटिव या नेगेटिव होता है वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो यहाँ से जब भी कभी भी ऑक्सीकरण संख्या किसी भी क्रिया में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो ऑक्सीकरण होता है, यदि ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो वहां पे अपचयन होता है। देखिएगा यहाँ पे क्या है आपका? +2 ऑक्सीकरण संख्या है यहाँ पे कॉपर की, और यहाँ पे कॉपर की कितनी है? 0 है। तो मतलब क्या है? +2 से 0 हो गई यानी कि कमी आ गई। तो जहां पर कमी आती है वहां पर अपचयन होता है, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, वहां पे ऑक्सीकरण होता है। तो देखिएगा यहाँ पर Zn की ऑक्सीकरण संख्या 0 है और यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पर बढ़ रही है तो इसलिए ऑक्सीकरण है। और हमने पहले ही बताया था सेलों में पढ़ाने के लिए, जो गैल्वेनी सेल और उसमें आपका विद्युत अपघटनी सेल में, तो गैल्वेनी सेल में आपको ये बताया था कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है वो एनोड का कार्य करता है, अर्थात यहाँ पर ये एनोड का कार्य करेगा और यहाँ पर ये कैथोड का कार्य करता है। समझ में आ गई बात। यानी कि ये एनोड का मतलब क्या है? कि ये आपका नेगेटिव है। देखिएगा इलेक्ट्रॉन बचे इस पर तो ये नेगेटिव का कार्य करेगा, और इस पर क्या है? तो आपका मीनिंग कॉपर आ रहा है तो इस पर क्या बचेगा? ये आपका पॉजिटिव का कार्य करता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आप देखो एक बार इसकी ऐसे नहीं डायरेक्ट नहीं लिखनी, आपको 3-4 पॉइंटों में बनाना है इसकी क्रिया को। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले क्या है इसकी क्रिया विधि कि Zn अधिक क्रियाशील होने के कारण इसका ऑक्सीकरण होता है, और यह Zn2 पॉजिटिव आयन यानी कि Zn2 पॉजिटिव आयन उत्पन्न करता है। Zn की जो छड़ है ये क्या करती है? ऑक्सीकरण हो जाता है इसका, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है। तो और इसका Zn तो ये जो आयन है विलयन में आ जाते हैं। ठीक है, थ्योरी आपकी नोट्सों में लिखी हुई है, बहुत सिंपल परिभाषा। ठीक है, केवल समझा रहा हूं, समझ लो। तो इस छड़ पे से इलेक्ट्रॉन यानी कि Zn2 पॉजिटिव आयन इधर आ जाएंगे विलयन में, तो यहाँ पर क्या बचेंगे? छड़ पर इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं, जो कि तार द्वारा, जो कि बाह्य परपथ द्वारा कॉपर वाले विलयन है दूसरे बीकर में रखी कॉपर की छड़ पर आ जाते हैं, ये इकट्ठा हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन कॉपर की छड़ पर इकट्ठा हो जाते हैं, इन दूसरे बीकर में उपस्थित CuSO4 के आयन यानी कि कॉपर आयन इस यानी कि Zn के
इलेक्ट्रॉन Zn की छड़ वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ सहयोग करके या उनसे अपचयित होकर कॉपर देते हैं। ठीक है, ये कॉपर दे दिया आपका। तो ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आए और यहाँ से इस विलयन में क्या चीज मौजूद थी, पहले से कॉपर आयन मौजूद थे। तो कॉपर आयन और इस इलेक्ट्रॉनों से क्रिया करेंगे यानी सहयोग करेंगे और ये किस में बदल जाएंगे, कॉपर में बदल जाता है। देखो कॉपर के साथ में इलेक्ट्रॉन मिला और क्या बन गया, कॉपर बन गया। यहाँ पर Zn किस में टूट गया था, Zn पॉजिटिव 2 नेगेटिव में, Zn इधर आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल गए। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगा तो मतलब क्या है, इसमें धारा बहने लगेगी। तो देखिएगा धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत चलती है। तो इसीलिए तो देखिएगा जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो धारा किधर आएगी, धारा आपकी इधर आएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपका डैनियल सेल होता है उसमें धारा की दिशा Cu की छड़ से यानी कॉपर की छड़ से जिंक की छड़ की ओर होती है और इलेक्ट्रॉनों की दिशा Zn से Cu की ओर होती है। ठीक है, तो ये इसकी क्रिया विधि है समानता की। ठीक है, अब इसमें देखो लवण सेतु का कार्य मैं बता देता हूँ। लवण सेतु का कार्य ऐसा होता है कि जब इसमें ये अपचयन, ये ऑक्सीकरण हुआ, जब ये ऑक्सीकरण होता है, नहीं पहली बात तो ये जो लवण सेतु है ये विलयनों को उदासीन बनाए रखता है, यानी कि इनके आयनों को, इनकी सांद्रता को, आयनों की सांद्रता को मेंटेन करने का कार्य करता है। कौन, ये लवण सेतु कैसे कार्य करता है, क्योंकि लवण सेतु में पहले से ही आपका KCl KBr ये मौजूद होता है विलयन, यानी K पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। तो देखिएगा जैसे ही इसमें ऑक्सीकरण होता है तो इसमें Zn2 पॉजिटिव आयन विलयन में आए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो विलयन की जो सांद्रता है वो बढ़ गई, क्योंकि इसमें क्या चीज बढ़ गई, पॉजिटिव आयन बढ़ गए। तो इस पॉजिटिव आयन को उदासीन करने के लिए जितने पॉजिटिव इधर आता है उतना ही इस विलयन से क्या चीज, K पॉजिटिव आयन आ जाते हैं। K पॉजिटिव का मतलब सॉरी Cl नेगेटिव आयन आ जाते हैं, ताकि इसमें क्या बना है, उदासीन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये पॉजिटिव आया तो इसमें 2 पॉजिटिव आए तो 2 ही Cl नेगेटिव आयन इसमें आ जाएंगे, क्योंकि इसमें पहले से ही क्या चीज है, KCl कह दीजिए या आपका NH4Cl कह दीजिए या KBr कह दीजिए, ऐसा विलयन होता है क्योंकि ये K पॉजिटिव Br नेगेटिव इस तरीके से। तो इसमें से क्या है कि जैसे जितना पॉजिटिव आता है उतने ही आयन इसमें से इधर आ जाते हैं, तो इसका उदासीन कर देते हैं। जैसे ये इधर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे Cu2 पॉजिटिव आयन इधर जाएंगे तो इस विलयन में पहले से Cu और यानी कि Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव ये विलयन है, तो इसमें ये चीज आयन मिलेंगे। जो ये आयन मिलते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये वाले तो इस पर चले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, शेष आपका SO4 2 नेगेटिव आयन बच जाएंगे। इनको उदासीन करने के लिए यहाँ से जैसे 2 नेगेटिव है तो यहाँ से 2K पॉजिटिव यानी कि 2K पॉजिटिव आयन आएंगे और इसको विलयन को फिर से उदासीन कर देंगे। तो मतलब ये जो लवण सेतु है इसका उपयोग होता है कि इसको मेंटेन करने के लिए, आयनों को मेंटेन करने के लिए, अर्थात इसकी विलयन की उदासीनता को बनाए रखने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, आई होप कि ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन ये है कि जो डैनियल सेल का जो है विद्युत वाहक बल यानी मानक विद्युत वाहक बल कितना होता है, मानक विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, तो इसका जो होता है वो 1.1 वोल्ट और वो भी प्लस का। ठीक है, कैसा, प्लस का 1.1 वोल्ट इसका मानक विद्युत वाहक बल होता है या मानक विद्युत इलेक्ट्रोड विभव होता है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कहीं कहीं पे आपने लिखा देखा होगा कि जो डैनियल सेल है यानी कि आपका जो आपके गैल्वेनिक जो सेल होते हैं उसमें आपकी रेडॉक्स क्रिया के द्वारा धारा बहती है या रेडॉक्स क्रिया के द्वारा उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि रेडॉक्स क्रिया क्या होती है, रेडॉक्स क्रिया, एक रेडॉक्स क्रिया में एक ऑक्सीकरण और एक अपचयन की क्रिया होती है, यानी कि इस एक रेडॉक्स क्रिया में ये दो चीज पाई जाती हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। ठीक है, रेडॉक्स क्रिया में। ठीक है, तो आप ध्यान से समझ लेना, रेडॉक्स क्रिया में ये ऑक्सीकरण और अपचयन मिल रहा है तो इसको तो हम बोलेंगे Zn यानी Zn का अर्ध सेल बोलेंगे, यानी कि ऑक्सीकरण का अर्ध सेल, ये भी अर्ध सेल होगा, अर्ध सेल, और ये भी आपका क्या है, अर्ध सेल है। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, अपचयन अर्ध सेल बोलेंगे, अपचयन, और ये क्या है, ऑक्सीकरण। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आपसे कहे कि इसमें
अर्ध सेल की समीकरण लिखिए, तो ये जो समीकरण है इसको हम अर्ध सेल की समीकरण बोलते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण की अर्ध समीकरण या ऑक्सीकरण अर्ध सेल, और इसको बोलेंगे हम अपचयन अर्ध सेल। दोनों को मिला के एक सेल बन जाएगा जिसकी जो क्रिया हो जाएगी, दोनों को हम योग करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा आपको Zn ये देखिएगा, ये ऑक्सीकरण की समीकरण लिख देने और ऑक्सीकरण अर्ध सेल लिख दिया, ये अपचयन अर्ध सेल लिख दिया। दोनों का हम योग करेंगे तो देखिएगा ये Zn है प्लस ये क्या बचेगा, Cu 2 पॉजिटिव बचेगा, एरो Zn 2 पॉजिटिव प्लस Cu। इसके नीचे आप S लिख देना, इसके नीचे आप S लिख देना, S का मतलब सॉलिड, ठीक है। और कभी कभी ये Cu ZnSO4 की जगह पे Aq लिखा होता है, हमने एक्वस फॉर्म यानी आयनिक रूप, यानी कि ये क्या है, आयन बने हुए। तो दो तीन चार चीज होती हैं, G का मतलब गैस, ठीक है, L का मतलब लिक्विड यानी कि द्रव, S का मतलब सॉलिड यानी कि ठोस, और एक होता है आपका AQ यानी कि एक्वस फॉर्म, एक्वस का मतलब आयन, ठीक है, आयनित रूप, ठीक है। तो ये चार चीजें होती हैं, तो इसमें से समझ में आ गई ना, S का मतलब सॉलिड कॉपर, ठीक है, इस तरीके से बन गया। तो आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी कि इसमें जो आपका डेनियल सेल है तो उसमें रेडॉक्स क्रिया क्या होती है। तो रेडॉक्स क्रिया यही है कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की संयोग क्रिया को हम इसको बोलेंगे हम रेडॉक्स क्रिया, ठीक है। इसमें क्या है कि Zn2 पॉजिटिव में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और ये क्या है आपका Cu से ये हो रहा है, तो ये अपचयन हो रहा है, ठीक है, आपको चयन हो रहा है, और इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इस रेडॉक्स क्रिया के द्वारा ही इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो इससे हमारी धारा बहती है। क्लियर होगी बात। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसमें कोई एग्जाम में पूछ लेता है आपका पेपर में कि ये रेडॉक्स क्रिया क्या होती है, तो आप कह दोगे सर ये यानी कि ऑक्सीकरण अर्धसेल और अपचयन अर्धसेल को मिलने वाली जो क्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स क्रिया कहते हैं, यानी कि ये सेल की पूर्ण अवक्रिया है। ये है आपकी सेल की पूर्ण अवक्रिया, ठीक है, सेल की टोटल अवक्रिया तो ये है, ये अर्ध अवक्रिया, ये भी अर्ध अवक्रिया, दोनों को जोड़ दिया तो एक पूर्ण अवक्रिया बन गई। इस अवक्रिया के द्वारा आपका सेल में प्रवाह होता है धारा का, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको सब चीज समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी, ठीक है। ये आपका विद्युत वाहक बल भी पता चल गया। अब बस इसमें क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, और जो नए लोगों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से इजी लैंग्वेज में आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, मस्त तरीके।